नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास डिवीजन ऑफ स्पेस इनटू सेल्स। तो हमारे पास स्पेस होता है उसको हम छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो स्पेस को सेल्स में डिवाइड करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास जो कंपार्टमेंट हैं अगर वो अलग अलग साइज़ के अगर हों, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये सारे कंपार्टमेंट, ये हमारे पास N1 N2 N3 ये हमारे पास है। N1 पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में, N2 पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और केथ कंपार्टमेंट सारे अलग अलग साइज़ के हमारे पास कंपार्टमेंट हैं। तो इस केस में, कंपार्टमेंट्स के केस में हमारे पास जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी है वो हमारा ओबे नहीं होता है। क्योंकि अगर ये सारे एक साइज़ के होते हैं हमारे पास कंपार्टमेंट, जैसे हमने दो कंपार्टमेंट लिए थे उसमें 3 पार्टिकल डाले थे, तो हमने क्या बोला था कि तीनों पार्टिकल के जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों कंपार्टमेंट में, क्योंकि दोनों का साइज़ हमारे पास जो बराबर है। तो इक्वल चांस है कि तीनों पार्टिकल जो है उन दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ प्रियरी प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास वो भी नहीं होता अगर हम जो है कंपार्टमेंट अलग अलग साइज़ के लिए। तो फिर हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि कंपार्टमेंट अलग अलग साइज़ के हम बनाने के बजाय हम हर एक कंपार्टमेंट को छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर देते हैं और हर एक सेल का साइज़ हमारे पास सेम हो। तो हर एक सेल का साइज़ हमारे पास सेम हो और हर एक कंपार्टमेंट के हम इतने छोटे छोटे सेल बना दें, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन जाएंगे जो कि इक्वल साइज़ के हमारे पास होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि स्पेस को सेल्स में डिवाइड कर देते हैं या कंपार्टमेंट्स को सेल्स में डिवाइड कर देते हैं और सारे सेल्स जो है एक ही साइज़ के हमारे पास होते हैं। तो फिर एक सेल के साइज़ हमारे पास पूरे स्पेस में हो गए, तो वहाँ पे हम जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी है उसको लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे है कि हमारे पास अनइक्वल साइज़ के अगर कंपार्टमेंट हो तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल गोइंग इनटू एनी के कंपार्टमेंट इज नॉट द सेम। तो हम क्या करते हैं कि हम पूरे बॉक्स को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देते हैं जिनका कि सेम साइज सेल्स का हमारे पास होता है। कंपार्टमेंट तो हैं अलग अलग साइज़ के, लेकिन हम सेल्स बना देते हैं सेम साइज़ के, सो दैट ए प्रियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल गोइंग इनटू एनी ऑफ द सेल इज द सेम। तो इसलिए हर एक सेल में पार्टिकल की जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो बराबर बन जाएगी, क्योंकि सेल हमारे पास जो सेम साइज़ के होते हैं। सिंस कंपार्टमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, कंपार्टमेंट के तो अलग अलग साइज़ हैं लेकिन सेल्स के हमारे पास सेम साइज़ हैं। और हम ये बोलते हैं कि मान लो हमारे पास जो पहले कंपार्टमेंट हैं उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सेल बने G1, और जो दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ सेल बने G2, जो थर्ड कंपार्टमेंट है इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सेल हमारे पास बने G3, और जो केथ कंपार्टमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ सेल हमारे पास बने GK। मतलब these are the number of cells in first compartment, second compartment, third compartment and kth compartment। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, टोटल सेल हमारे पास कितने बनेंगे वो उसको हम लिख लेंगे G से, कैपिटल G से। तो कैपिटल G इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन वोल स्पेस। जितना भी हमारे पास स्पेस है उसमें टोटल नंबर से पहले हमारे पास कैपिटल G बनेंगे और सेल कितने होंगे, पहले कंपार्टमेंट में कितने सेल बने, दूसरे में कितने बने, तीसरे में कितने बने एंड केथ में कितने बने। तो हर एक कंपार्टमेंट के जितने सेल बने उन सभी को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास उस पूरे स्पेस में नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास वहाँ पे आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि अब जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है मैक्रोस्टेट N1 N2 N3 की, वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि अब हमारे पास जो Ni पार्टिकल है, जब हम
ith कंपार्टमेंट में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जो कंपार्टमेंट है उनको सेल्स में डिवाइड किया हुआ है और हर एक सेल्स में पार्टिकल के जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। तो अब हमारे पास मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स यहाँ पे नहीं होगी। हम पहले क्या बोलते कि एक ही कंपार्टमेंट में हम जो है पार्टिकल को अरेंज कर रहे हैं अगर, तो वो मीनिंगलेस है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि एक कंपार्टमेंट के हम सेल वहाँ पे बना रहे हैं और उन सेल में हम पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब वो मीनिंगलेस नहीं रहेगा, वो हमारे पास मीनिंगफुल बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि कंपार्टमेंट में पार्टिकल हम अरेंज कर रहे थे तो वो मीनिंगलेस था, लेकिन कंपार्टमेंट के हमने सेल बना दिए तो अब एक सेल से दूसरे सेल में पार्टिकल जाएगा, या एक सेल में कितने पार्टिकल आएंगे दूसरे में कितने आएंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास अरेंजमेंट बनेंगे वो अरेंजमेंट अब पार्टिकल के सेल में होंगे, तो इसलिए हम उनको जो है मीनिंगफुल अरेंजमेंट बोलेंगे। तो नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट को हम NF से यहाँ पे लिखते हैं। तो बोलता है कि नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ सेल्स देन द NF कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इसलिए हम NF के लिए अब यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो अब जो पार्टिकल को जाने की प्रोबेबिलिटी है वो GI सेल में हमारे पास जो है, हम क्या कर रहे हैं कि जो सेल्स हमारे पास बने, मान लो ith कंपार्टमेंट के सेल बने GI, तो उन GI सेल में हमारे पास जो Ni पार्टिकल अगर जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब Ni पार्टिकल को GI सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब ये जो Ni पार्टिकल हैं ये GI सेल में कितने वेज में जा सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि पहला पार्टिकल जो है GI सेल में GI वे में आप उसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहला पार्टिकल जो है किसी भी सेल में हमारे पास जो जा सकता है। तो मान लो ith कंपार्टमेंट है और ith कंपार्टमेंट में हमारे पास GI सेल्स हैं, मान लो नंबर ऑफ सेल GI हैं। तो इसलिए एक पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो वो एक पार्टिकल जो है GI वेज में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो फर्स्ट पार्टिकल कैन गो इनटू GI सेल इन GI वेज। उसी तरह से जो सेकंड पार्टिकल है उसके जाने की प्रोबेबिलिटी भी GI सेल में हमारे पास जो है GI ही होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि सेकंड पार्टिकल कैन आल्सो अरेंज इन GI सेल इन GI वेज। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि पहला और दूसरा पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो पहला और दूसरा पार्टिकल GI सेल में कितने वे में अरेंज हो सकता है, GI मल्टीप्लाई बाई GI इक्वल टू GI स्केयर। तो पहला पार्टिकल भी GI कंपार्टमेंट में GI वेज में अरेंज हो सकता है, दूसरा पार्टिकल भी हमारे पास भी GI वेज में GI सेल में अरेंज हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास जो हम क्या बोलेंगे अरेंजमेंट यहाँ पे कितने बनेंगे, GI मल्टीप्लाई बाई GI स्केयर बेस। बोलते हैं इसी तरह से अगर हम बोलें कि हमारे पास जो Ni पार्टिकल हैं और वो Ni पार्टिकल हमने GI सेल में अरेंज करने हैं, तो हम कितने वे में इनको अरेंज कर सकते हैं, GI रेट पर Ni वेज। तो जिस तरह से हमने बोला था कि अगर हमारे पास K कंपार्टमेंट हैं और K कंपार्टमेंट में हमने N पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि उनको हम K रेट पावर N वेज में अरेंज कर सकते हैं। या हमारे पास दो कंपार्टमेंट हैं तो उनको हमने 3 पार्टिकल उनमें अरेंज करने हैं, तो हम कितने वे में कर सकते हैं, 2 रेट पावर 3। तो हमारे पास K कंपार्टमेंट में या दो कंपार्टमेंट में हमने N पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हम 2 रेट पावर N वेज में उनको हम अरेंज करते थे। तो यहाँ भी हमारे पास अगर Ni पार्टिकल है और उनको हम GI सेल में अरेंज करना है तो हम उनको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, GI रेट पर Ni। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट हमारे पास कितने होंगे, तो N1 पार्टिकल G1 सेल में हमारे पास जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो है G1 रेट पर N1। और उसी तरह से G2 सेल में N2 पार्टिकल जाएंगे, तो उनको वहाँ पे अरेंज करने के हमारे पास जो है कितने मीनिंगफुल अरेंजमेंट होंगे, G2 रेट पर N2। और उसी तरह से N3 पार्टिकल G3 सेल में जाएंगे तो उनके मीनिंगफुल अरेंजमेंट वहाँ पे G3। तो इस तरह से केथ कम सेल में हमारे पास N के पार्टिकल जाएंगे तो उनके वहाँ पे अरेंज करने के कितने बेस होंगे, G के रेट पर N के। तो इसलिए नंबर ऑफ मीनिंगफुल इन सभी का हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे नंबर ऑफ मीनिंगफुल
वेज विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज। या हम इनको यहाँ पे क्या लिखते हैं, एन एफ मतलब मीनिंगफुल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू पाई आई इक्वल टू 1 to k जी आई रेट पर एन आई। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है सभी की, इनको हम पाई सिंबल से लिखते हैं और 1 से लेकर के k तक हम इनको ले रहे हैं, और जी 1 से लेकर के हमारे पास k तक आएगा तो जी आई रेट फॉर एन आई। तो n भी हमारे पास 1 से लेकर k तक आएगा, तो इसलिए दोनों की जगह हम यहाँ पे i लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स। तो इसलिए बोलता है कि जब हम कंपार्टमेंट को सेल में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन द कंपार्टमेंट इनटू वेरियस सेल बिकम मीनिंगफुल। तो अब वो हमारे पास मीनिंगफुल बन जाएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट के अंदर ही, एक कंपार्टमेंट के अंदर ही पार्टिकल को हम अरेंज करते थे तो उसको हम मीनिंगलेस बोलते थे। लेकिन अब हमने कंपार्टमेंट के भी आगे फर्दर सेल बना दिए, तो अब सेल में पार्टिकल हमारे पास जाएंगे कि एक सेल में कितने पार्टिकल किए, दूसरे में कितने किए, तो वो जो अरेंजमेंट हमारे पास बनेंगे वो हमारे पास मीनिंगफुल बनेंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट हमारे पास जो है आई इक्वल टू 1 to k जी आई रेट पावर एन आई हमारे पास यहाँ पे होगा। और अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की, तो हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ कि हमारे पास किसी मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री इंटू एन के फैक्टोरियल। तो इसलिए हमने अब यहाँ पे क्या किया हुआ है कि कंपार्टमेंट के यहाँ पे सेल बना दिए हैं, तो इसलिए जो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपार्टमेंट के सेल बना दिए हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मीनिंगफुल ये जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है इसको नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलता है कि hence the total number of equal likely waves in the particle be arranged in G1, G2, Gk cell belonging to compartment 1 to k respectively in such that N1, N2, N3, Nk particles go into their respective compartment। तो इसलिए हमारे पास जो अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी वो हमारे पास बनेगी दिस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स। लेकिन नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट हमने ये निकाली है अभी पीछे, तो इसके साथ हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कंपार्टमेंट के लिए हमारे पास इतनी होती थी, लेकिन अब हमने जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट भी यहाँ पे जोड़ दिए, क्योंकि हमने जो कंपार्टमेंट थे उनके सेल बना दिए, तो इसलिए हम सेल्स के साथ इसको जो है मल्टीप्लाई, सॉरी, जो नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे आ जाएगी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जी आई रेट पर एन आई डिवाइडेड बाय एन आई। तो इसको भी हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर द मैक्रोस्टेट N1, N2, Nk। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए जब हमने कंपार्टमेंट्स को सेल्स में डिवाइड कर दिया और हर एक सेल का जो साइज है वो हमारे पास इक्वल होगा। तो उस केस में हर एक कंपार्टमेंट के केस में भी जो हमारे पास सेल होंगे उनमें जो अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट वहाँ पे होगी। लेकिन हमने पढ़ा हुआ कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट होता है वो पी टाइम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास होता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने निकाली, तो यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट करेंगे। तो बोलता है कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट इज प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W। Therefore, the probability of a macrostate is proportional to the thermodynamic probability W. In the above discussion, we have considered cells of equal size। तो हमने अब ऐसा नहीं बोला कि कंपार्टमेंट अनइक्वल साइज के हमारे पास हैं, अब हम बोल रहे हैं कि जो स्पेस है उसके जो कंपार्टमेंट है उनको हमने छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर दिया, जो कि सभी सेल का साइज हमारे पास सेम है। मतलब एक कंपार्टमेंट में जो सेल बनाए उनका साइज भी हमारे पास सेम होगा, दूसरे में कंपार्टमेंट में जो बनाए उनका भी सेम साइज होगा। तो पूरे स्पेस में हमारे पास जो है इक्वल साइज के सेल होंगे। लेकिन अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल केस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम सेल्स मतलब स्केयर लेते हैं, और अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, हम जो सेल्स हमारे पास हैं उनको हम वॉल्यूम साइज के सेल वहाँ पे लेते हैं।
तो इस तरह से ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर था। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो सेकंड चैप्टर है।